इस वक्त माहिर कानून हाफिज एहसान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं ये तमाम तर सिचुएशन? आज फिर पीटीआई के हक में फैसला है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, आज जो फैसला डिस्ट्रिक्ट एपलेट जज ने किया है, इसमें बुनियादी चीज जो है वो ये है कि ये स्टेट का केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्टेट के खिलाफ और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया और उसके अंदर जो है वो ऐसी मिलाइन कैंपेन इसके अंदर गई। मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। अब केस जो था वो एक फॉर्मर हस्बैंड ने दर्ज किया और उसके अंदर डेफिनेटली सर्टेन एरियाज या लीगल लेकुनास थे जिसकी बुनियाद के ऊपर आज एपलेट जज ने फैसला किया है। और बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ इसके अंदर वो एक डिले वाला एलिमेंट था कि आपने जो मामला 2017 का था उसको 2023 के अंदर एज ए कंप्लेनेंट के तौर पे लेके आए और 6 साल आप उस पर खामोश रहे। और दूसरा उसके अंदर ये था कि जो एविडेंस आप लेके आए वो एविडेंस जो थी जो उस वक्त लानी चाहिए थी उस कंप्लेंट फाइल करने के अंदर, यानी कि जब वो आपको इल्म में आया कि ये सारा प्रोसेस हुआ है 2018 के अंदर, तो उस वक्त अगर इसको हाईलाइट किया जाता तो शायद ये एक अच्छा केस बन सकता था। दूसरा ये है कि चूंकि ये डायरेक्टली क्रिमिनल केस नहीं है, इसके अंदर चूंकि इस्लामिक प्रोविजंस भी हैं और इस्लामिक प्रोविजंस के अंदर जो आपके पर्सनल लॉ है वो बड़े दो इंपॉर्टेंट है। एक उसके अंदर आपकी औरत की गवाही है और दूसरा उसके अंदर ये है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी मौजूद है जिसके अंदर हमारे एक मुफ्ती साहब उसके मेंबर थे जो शरीयत बेंच के थे, तो उसके अंदर उन्होंने 38 डेज का एक मिनिमम पीरियड भी इद्दत के ऊपर लगाया है और 89 डेज तक चलता है, मुख्तलिफ उसकी इंटरप्रिटेशन है। तो अगर उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जिस तरह ट्रायल चला था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस ट्रायल के अंदर हेस्ट है और जिस डिले के साथ इसे फाइल किया गया है या जिस तरह जज साहब ने उसको सुनाते वक्त जल्दी की थी, इसको लीगली सस्टेन करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। और यही वो चीजें आई हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें ट्रायल स्टेज के अंदर जो 2 एप्लीकेशन दी गई थी अगर उस वक्त दी जाती, अगर इसके अंदर डिले वाला एलिमेंट ना आता या इसके अंदर ये है कि आप खामोश उसके अंदर बैठे रहे और आपने किसी फोरम को अवेल नहीं किया, तो ये सारी चीजें हमेशा क्रिमिनल केस के अंदर एडवर्स जाती हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इस चीज के अंदर ये है कि अगर ये केस स्टेट का नहीं था, स्टेट ने फाइल नहीं किया गया था, तो स्टेट के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ नैरेटिव बनाया, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और वही एक वजह है कि जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने वाली बात है कि कोई भी चीज आए आप घुमा फिरा के इस चीज के कहें कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम कंप्रोमाइज है, इसके अंदर इंटरवेंशन है और ये जो है इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करता। और जब आपकी फेवर के अंदर फैसला आए तो फिर भी आप उसको डायरेक्ट अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली कहते हैं कि जी चूंकि मैं सच्चा था, मेरा इसलिए अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया, इंसाफ का बोल बाला हो गया और शायद जिन लोगों ने इंटरवेंशन करनी थी वो इस मामले के अंदर सक्सीड नहीं हुए। तो ये वो नैरेटिव है मेरा ख्याल है कि जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और पाकिस्तान के जो आम आदमी है उसके अंदर एक ऐसी एंजाइटी पैदा की है कि जिसके अंदर ये है कि जो जिसका जी आए वो कहे। और अगर आप ये देखें आज दोनों केसेस को अगर आप कंपेयर कर लें, जो एक कल आया या एक आया है, अगर आज वाला देखें तो उसके अंदर स्टेट पार्टी नहीं है, यानी कि ये केस जो था ये किसी एसएचओ ने फाइल नहीं किया था 494 के अंदर, ये एक केस जो था ये एक फॉर्मर हस्बैंड ने फाइल किया था। और कल वाला आप देखें कि जो केस आया है उसके अंदर ये है कि पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने ना इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया कि हमारे साथ नाइंसाफी आप कर रहे हैं रिजर्व सीट्स के अंदर, ना उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला किया और अदालत ने एक फैसला दे दिया जो उनकी फेवर के अंदर आया। और वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है जिसका इन डिसेंटिंग नोट के अंदर आया है कि वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है, रीराइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट को किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर या फैसिलिटेशन नहीं करनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते चूंकि वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक फैसला अदालत ने किया है, जितनी देर तक वो रिवर्स न करे हमें मानना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे इन लीडर्स को, हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस नैरेटिव से निकल के मुल्क को आगे लेके जाएं, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाए और सबसे पहले ये है कि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानते हुए एक नेशनल पॉलिटिकल डायलॉग
टॉक के अंदर जाएं ताकि जो पाकिस्तान का आदमी सफर कर रहा है या कंट्री की इकोनॉमी जो सफर कर रही है या कंट्री का जो इंसाफ या गवर्नेंस का निजाम काम नहीं कर रहा, उसकी बेहतरी के लिए काम करें और दुनिया के जो ममालिक आगे गए उनसे सीखें। इन अपनी लड़ाइयों ने और इस मीडिया के ऊपर आके एक सेंसेशनल करने से ना पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, ना पाकिस्तान के लोगों की खिदमत हो रही है, बल्कि उल्टा ये है कि ना आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना आपके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट आ रही है, और आपका आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की के अंदर फंस के वो इस जुल्म को सह रहा है। और ये बड़े लोग जो हैं, ये पार्टीज जो हैं, ये अपनी पावर कॉरिडोर्स के लिए और अपनी पावर स्ट्रगल के लिए या वन मैन स्ट्रगल के लिए इस मुल्क के सारे सिस्टम को इन्होंने स्टेज पे लगाया हुआ है। बिल्कुल। हाफिज एहसान साहब, चूंकि आप माहिर कानून हैं, कानून बेहतर जानते हैं, तो जिस तरह के इससे कबल पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हम बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को घर लेकर जाएंगे, आज रिहाई मुमकिन है, रोककार भी अब जारी कर दिए गए? देखें, अगर वो किसी और केस के अंदर मुलव्वस नहीं, चूंकि जज जब फैसला करता है वो सिर्फ ये फैसला करता है कि जी मैं इस केस के अंदर बरी करता हूं या उसको सजा देता हूं, और अगर वो ये कहता है कि मैं इस केस के अंदर बरी करता हूं तो वो साथ फिर ये कर देते हैं कि इनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन एक एंड पे लाइन लिख देते हैं कि अगर ये किसी केस के अंदर और मुलव्वस नहीं है या ये इनकी बेल खारिज नहीं हुई या इन्हें किसी और केस के अंदर सजा नहीं हुई। अब दोनों चीजें ये हैं कि अगर उनकी किसी और केस के अंदर अरेस्ट डली हुई है या किसी और केस के अंदर उनकी जमानत जो है वो खारिज हुई है या किसी और केस के अंदर उनकी सजा हुई है, तो ये ऑर्डर जो है फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, बल्कि जब वो सारे प्रोसेस मुकम्मल हो जाते हैं या किसी और केस के अंदर वो नहीं है तो फिर उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये अब ये है कि अब उनका जो इस वक्त क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो स्टेटस है वो जेल सुप्रिटेंडेंट ही बताएगा कि उनके पास किस किस केस की रोबकार आई है और किस किस केस के अंदर वो जुडिशियल कस्टडी के हैं, और अगर वो किसी जुडिशियल कस्टडी के अंदर है तो आज का फैसला जो है फिर उनको इस चीज का बेनिफिट नहीं देगा कि वो जेल से बाहर आए। हाफिज एहसान अहमद साहब, बुशरा बीबी अब इद्दत निकाह केस में अगर बरी हो गई हैं तो बरी होने के बाद अब दूसरे किसी केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं है, तो ये इम्कानात हैं कि आज उनकी रिहाई हो जाए? बिल्कुल है। देखें ना कि ये एक ऑर्डिनरी केस के तौर पे अगर आप उसे लें कि कोई भी शख्स ऐसा है अगर उसको किसी अदालत से सजा होती है और उसके बाद अदालत जो एपेलेट अथॉरिटी है उसको एक्विट कर देती है और वो किसी और केस के अंदर मुलव्विस नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो उसकी बाहर आ जाएगा। और अनटिल की अनलेस जो है कि उसके बाद दोबारा उसको अगर इस तरह केस का देखा जाए तो अगर कंप्लेनेंट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाता है और हाई कोर्ट उस सजा को सस्पेंड कर देती है और साथ ये कहती है कि जी जो अमूमन जनरली इस तरह के केसेस में होता तो नहीं है, अगर अदालत को इस तरह को ऑर्डर करे तो फिर वो दोबारा जुडिशियल कस्टडी के अंदर वाली जाने वाली बात होती है। अदरवाइज होता ये है कि जब आपको रिलीज कर दिया जाता है तो ज्यादा बर्डन जो है वो बढ़ जाता है उस शख्स के ऊपर जिसके खिलाफ फैसला आया हो। तो मेरा ख्याल ये है कि इस केस के अंदर इसी तरह होगा, अगर वो किसी और केस के अंदर मुलव्विस नहीं है, यानी कि वो किसी उनकी बेल रिजेक्ट हुई है या किसी और केस की कस्टडी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे या किसी और केस के अंदर जुडिशियल कस्टडी के अंदर है तो वो नहीं आएंगी। अदरवाइज ये है कि वो बाहर अदालत के इस फैसले के बाद जो है वो बाहर आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।